टू किल अ मॉकिंगबर्ड हार्पर ली द्वारा लिखित एक कालजयी उपन्यास है जो पहली बार 11 जुलाई 1907 को प्रकाशित हुआ था। यह किताब अमेरिकी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे 1961 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हार्पर ली, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1926 को अल्बामा के मोनरोविल में हुआ था, ने इस उपन्यास में अपने बचपन के अनुभवों को बुनाए। यह कहानी 1930 के दशक के अमेरिकी दक्षिण में सेट है, एक ऐसा समय जब ग्रेट डिप्रेशन ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया था और नस्लवाद अपने चरम पर था। कहानी का काल्पनिक शहर मेकॉम्ब उस समय के दक्षिणी समाज का एक छोटा सा प्रतिबिंब है, जहां श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच गहरी खाई थी और जिम क्रो कानूनों ने इस असमानता को और बढ़ाया था। यह उपन्यास जीन लुइस स्काउट फिंच नाम की एक 6 साल की लड़की की नज़र से लिखा गया है। स्काउट अपने बड़े भाई जेरेमी जेम फिंच और अपने पिता एटिकस फिंच के साथ रहती है। एटिकस एक वकील है जो अपने बच्चों को सच्चाई, नैतिकता और सहानुभूति के मूल्यों पर चलना सिखाते हैं। कहानी दो स्तरों पर चलती है। एक ओर यह बच्चों के मासूम दृष्टिकोण से दुनिया को देखती है, तो दूसरी ओर यह नस्लवाद, सामाजिक असमानता और न्याय जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करती है। एक मॉकिंगबर्ड को मरना एक प्रतीक है। मॉकिंगबर्ड एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ सुंदर गीत गाता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह किताब हमें सिखाती है कि निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना गलत है, और यह संदेश टॉम रॉबिन्सन और बुरेली जैसे पात्रों के माध्यम से सामने आता है। हार्पर ली ने इस उपन्यास को इतनी संवेदनशीलता और गहराई से लिखा है कि यह हर उम्र के पाठकों को प्रभावित करता है। यह न केवल एक मनोरंजक कहानी है, बल्कि मानवता, सहानुभूति और नैतिक साहस का एक गहरा सबक भी है। आज भी यह किताब प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि यह हमें समाज में अन्याय, भेदभाव और असमानता के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। कहानी की शुरुआत मेकॉम्ब, अल्बामा में होती है, जहां स्काउट फिंच अपनी जिंदगी की शुरुआत हमें बताती है। वह 6 साल की है और अपने बड़े भाई जेम, जो 10 साल का है, और अपने पिता एटिकस फिंच के साथ रहती है। उनकी मां की मृत्यु तब हो गई थी जब स्काउट बहुत छोटी थी, इसलिए घर को संभालने के लिए कैल्पर्निया नाम की एक अश्वेत नौकरानी उनके साथ रहती है। कैल्पर्निया सख्त लेकिन दयालु है और बच्चों के लिए एक मां की तरह है। मेकॉम्ब एक छोटा, नींद में डूबा हुआ शहर है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, लेकिन नस्लीय और सामाजिक असमानता यहां की हवा में घुली हुई है। यह 1930 का दशक है, जब ग्रेट डिप्रेशन ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था और अश्वेत लोगों को श्वेतों के मुकाबले बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। पहला हिस्सा, बचपन की मासूमियत और बू रैडली का रहस्य। कहानी का पहला हिस्सा स्काउट और जेम के बचपन की मासूमियत और उनके आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश पर केंद्रित है। उनकी जिंदगी में एक नया रंग तब आता है जब गर्मियों में उनका दोस्त चार्ल्स बेकर दिल एरिस मेकॉम्ब आता है। दिल अपनी मौसी मिस रेचल हेवरफोर्ड के पास छुट्टियां बिताने आता है और जल्द ही स्काउट और जेम का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। दिल एक छोटा, कल्पनाशील और रोमांचक लड़का है जो बच्चों को नई शरारतों के लिए प्रेरित करता है। तीनों बच्चे अपने पड़ोसी आर्थर बू रैडली के बारे में जिज्ञासु है। बू एक रहस्यमयी व्यक्ति है जो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलता। शहर में उसके बारे में कई डरावनी कहानियां हैं। कहा जाता है कि उसने अपने पिता को कैंची से घायल किया था और अब वह पागल हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वह रात में बाहर निकलता है और लोगों के घरों में जागता है। बच्चे उसे डरावना समझते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश में कई शरारतें करते हैं। उनकी पहली शरारत तब शुरू होती है जब दिल बू के घर के दरवाजे को छूने की हिम्मत करता है। बाद में वे बू के घर की खिड़की पर झांकने की कोशिश करते हैं। एक रात जब वे ऐसा कर रहे होते हैं, बू का बड़ा भाई नाथन रैली उन्हें देख लेता है और हवा में बंदूक से गोली चला देता है। जेम की पैंट बार में फंस जाती है और उसे भागते समय उसे छोड़ना पड़ता है। बाद में जब जेम अपनी पैंट लेने वापस जाता है, तो उसे वह सिली हुई और तह करके रची हुई मिलती है। यह बच्चों के लिए पहला संकेत है कि बू शायद उतना बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। इसके बाद
उन्हें बू के घर के पास एक पेड़ की खो में छोटे छोटे तोहफे मिलने शुरू होते हैं। च्यूइंग गम, 2 पुराने सिक्के, एक टूटी हुई पॉकेट वॉच और यहाँ तक कि स्काउट और जेम की नक्काशीदार लकड़ी की मूर्तियाँ। ये तोहफे बू की ओर से एक मुख्य संदेश है जो दिखाते हैं कि वह बच्चों को देखता है और उनके प्रति स्नेह रखता है। लेकिन नाथन रैली इस खो को सीमेंट से भर देता है, जिससे बच्चों का यह संपर्क टूट जाता है। स्काउट का स्कूल का पहला दिन भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पहले से पढ़ना जानती है, जो उसे अपने पिता एरिका से विरासत में मिला है। लेकिन उसकी शिक्षिका मिस कैरोलाइन फिशर, जो शहर में नई है, उसे स्कूल की किताबों से पढ़ने के लिए कहती है और घर पर पढ़ना बंद करने को कहती है। स्काउट को यह अन्याय लगता है और वह स्कूल से नफरत करने लगती है। वह अपने सहपाठी वाल्टर कनिंगम के साथ भी झगड़ा करती है, लेकिन जेम उसे घर लंच के लिए बुलाता है। इस घटना से स्काउट को सामाजिक अंतर समझ में आता है। वाल्टर गरीब है और उसके पास दोपहर का खाना नहीं है। एटिकस बच्चों को सिखाते हैं कि दूसरों को समझने के लिए उनके जूतों में चलना जरूरी है। वह कहते हैं कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हमें उसे बिना जज किए सुनना चाहिए। यह सबक स्काउट और जेम के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। इस हिस्से में कई छोटी छोटी घटनाएं हैं जो बच्चों के चरित्र को उजागर करती है। उदाहरण के लिए, जब स्काउट अपने चचेरे भाई फ्रांसिस से आया करती है क्योंकि वह एरिकस को अपमानित करता है, या जब जेम एक बुए पड़ोसन मिसेस डुबोस के फूलों को नष्ट कर देता है क्योंकि वह एरिकस के बारे में बुरा बोलती है। एटिकस जेम को सजा के तौर पर मिसेस डुबोस को हर दिन किताब पढ़ने के लिए भेजते हैं। बाद में पता चलता है कि मिसेस डुबोस मोरफिन की लत से जूझ रही थी और मरने से पहले इसे छोड़ना चाहती थी। एटिकस बच्चों को बताते हैं कि असली साहस शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि नैतिक दृढ़ता में होता है। दूसरा हिस्सा, टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा और नस्लवाद का चेहरा। कहानी का दूसरा हिस्सा तब शुरू होता है जब एरिकस एक विवादास्पद मुकदमे को लड़ने के लिए सहमत होते हैं। टॉम रॉबिन्सन, एक अश्वेत व्यक्ति, पर मेबेला ईवेल नाम की एक श्वेत महिला के साथ बलात्कार का आरोप है। मेबेला और उसका पिता बॉब ईवेल एक गरीब और असंख्य परिवार से है, जो शहर के कूड़ाघर के पास एक झोंपड़ी में रहते हैं। बॉब एक शराबी, गंदा और नस्लवादी व्यक्ति है, जबकि मेबेला उसके डर में जीती है। एटिकस को पता है कि यह मुकदमा आसान नहीं होगा, क्योंकि मेकॉम का नस्लवादी समाज एक अश्वेत व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनने को तैयार नहीं है। फिर भी वह टॉम का बचाव करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही है। वह कहते हैं, मैं अपने बच्चों को यह सिखाना चाहता हूं कि सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है, भले ही लोग तुम्हारा साथ न दे। मुकदमे से पहले ही शहर में एरिकस के खिलाफ माहौल बनने लगता है। लोग उन्हें निगरवर, अश्वेतों का समर्थक कहकर ताने मारते हैं। स्काउट और जेम को भी स्कूल में सहपाठियों से अपमान सुनना पड़ता है। एक बार स्काउट अपने सहपाठी सेसिल जैकब से झगड़ पड़ती है, लेकिन एरिकस उसे रोकते हैं। वह बच्चों को सिखाते हैं कि गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वह कहते हैं, लड़ाई तब लड़ो जब सही समय हो, लेकिन अपने मन को शांत रखो। एक रात जब टॉम को जेल में रखा जाता है, कुछ नस्लवादी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। एटिकस जेल के बाहर अकेले पहरा देते हैं। स्काउट, जेम और दिल वहां पहुंच जाते हैं और स्काउट की मासूम बातों से भीड़ शांत होकर चली जाती है। यह घटना दिखाती है कि मासूमियत कभी कभी हिंसा को भी रोक सकती है। कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। एटिकस मजबूत सबूत पेश करते हैं कि टॉम निर्दोष है। वह दिखाते हैं कि मेबेला के चोट के निशान बाएं हाथ से लगे हैं, जबकि टॉम का बायां हाथ एक हादसे में अपंग हो चुका है। मेबेला की गवाही में भी कई खामियां हैं। वह कहती है कि टॉम ने उस पर हमला किया, लेकिन उसका व्यवहार यह दिखाता है कि वह अपने पिता से डरती है। बॉब ईवेल की गवाही भी झूठी लगती है। वह कहता है कि उसने टॉम को मेबेला के साथ देखा, लेकिन उसका बयान असंगत है। एटिकस का तर्क है कि असल में बॉब ईवेल ने मेबेला को पीटा था, क्योंकि उसने टॉम के प्रति आकर्षण दिखाया था। टॉम की गवाही में सच्चाई आया लगती है। वह कहता है कि मेबेला ने उसे अपने घर बुलाया था और उस पर जबरदस्ती की थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया।
टॉम एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है जो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता है। एटिकस का अंतिम भाषण कोर्ट में बहुत प्रभावशाली है। वह कहते हैं, यह कोर्ट सच्चाई और न्याय का मंदिर है। यहाँ रंग, जाति या गरीबी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जूरी टॉम को दोषी ठहराती है। यह फैसला नस्लवाद का एक कड़वा उदाहरण है। स्काउट और जेम, जो कोर्ट की बालकनी से यह सब देखते हैं, हैरान और दुखी है। उन्हें लगता है कि उनके पिता की मेहनत बेकार गई। कोर्ट से बाहर निकलते समय अश्वेत समुदाय के लोग एरिकस के लिए खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एरिकस ने उनकी आवाज उठाई। एटिकस बच्चों को समझाते हैं कि सच्चाई के लिए लड़ना हमेशा जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह करना जरूरी है। अंतिम घटनाएं: टॉम की मृत्यु और बू का उद्धार। टॉम की सजा के बाद वह जेल से भागने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे गोली मार दी जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। खबर मिलती है कि उसे गोलियां मारी गई, जो यह दिखाता है कि उसकी हत्या कितनी क्रूर थी। यह खबर स्काउट और जेम के लिए एक और झटका है। वे समझते हैं कि टॉम को कभी न्याय नहीं मिला। जेम खास तौर पर प्रभावित होता है। वह अपने बचपन की मासूमियत खो देता है और दुनिया की कड़वी सच्चाई से रूबरू होता है। इस बीच बॉब ईवेल एरिकस से बदला लेने की धमकी देता है। वह शहर में एटिकस को अपमानित करता है और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है। एक दिन वह एनिकस पर थूक देता है, लेकिन एनिकस शांत रहते हैं। वह बच्चों को सिखाते हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना गलत है। कहानी का चरम तब आता है जब स्काउट और जेम स्कूल के हैलोवीन कार्यक्रम से घर लौट रहे होते हैं। स्काउट AKM का कॉस्ट्यूम पहने हुए है, जिसे उसने स्कूल के नाटक के लिए बनाया था। अंधेरे में बॉब ईवेल उन पर हमला करता है। जेम का हाथ टूट जाता है और स्काउट की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी बुरेली अचानक प्रकट होता है। वह बॉब को रोकता है और बच्चों को बचाने के लिए उसे मार देता है। स्काउट का कॉस्ट्यूम उसे चोट से बचाता है, लेकिन वह हैरान और डरी हुई है। जब शेरिफ हेक्टेट घटनास्थल पर पहुंचता है, तो वह देखता है कि बॉब मर चुका है। वह इसे दुर्घटना घोषित करता है, यह कहकर कि बॉब अपने ही चाकू पर गिर गया। यह एक सफेद आयुध है जिसे वह बू को बचाने के लिए बोलता है। एटिकस शुरू में चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन हेक उन्हें समझाते हैं कि बू को कोर्ट में घसीटना गलत होगा। स्काउट इस बात से सहमत होती है। शी कहती है, यह एक मॉकिंगबर्ड को मारने जैसा होगा। यह पहली बार है जब स्काउट बू को देखती है। वह पतला, पीला और शांत लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब कोमलता है। स्काउट उसे अपने घर तक छोड़ने जाती है और उसके पोर्च से मैकॉम को देखती है। उसे एहसास होता है कि बू ने उनकी जिंदगी को हमेशा देखा और उनकी रक्षा की। यह पल उसे सिखाता है कि असली बहादुरी और अच्छाई बाहर से नहीं दिखती। वह बू को अलविदा कहती है और घर लौट आती है। पर जीन लुइस स्काउफिट स्काउट करने लगा। वह एक जिज्ञासु नन्ही लड़की है जो दुनिया को अपनी मासूम नजर से देखती है। उसका गुस्सा और ईमानदारी उसे खास बनाती है। वह शुरू में नस्लवाद को नहीं समझती। उसे लगता है कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। टॉम के मुकदमे और बू की कहानी से वह धीरे धीरे बड़ी होती है। उसका किरदार मासूमियत से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वह अपने पिता की तरह सवाल पूछती है और सच जानना चाहती है। उसकी मासूमियत कहानी को एक ताजा नजरिया देती है। जेरेमी, जेम फिंच, जेम स्काउट का बड़ा भाई है। वह संवेदनशील, समझदार और अपने पिता का बहुत सम्मान करता है। वह शुरू में बुरेली को लेकर उत्साहित है, लेकिन बाद में उसकी सहानुभूति जागती है। टॉम की सजा उसे गहराई से प्रभावित करती है। वह अपने बचपन की मासूमियत खो देता है और दुनिया की कड़वी सच्चाई से रूबरू होता है। वह अपने पिता की तरह बनना चाहता है, लेकिन उसे समझ आता है कि न्याय हमेशा नहीं मिलता। उसका किरदार स्काउट से थोड़ा आगे है, क्योंकि वह उम्र में बड़ा है और पहले परिपक्व होता है। एरिकस फिंच। एरिकस इस कहानी का नैतिक आधार है। वह एक शांत, बुद्धिमान और निष्पक्ष वकील है। वह अपने बच्चों को सिखाते हैं
कि सही के लिए लड़ना जरूरी है, भले ही हार मिले। वह नस्लवाद के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करते। उनका किरदार साहस और सहानुभूति का प्रतीक है। वह अपने बच्चों को दूसरे के जूतों में चलने का सबक देते हैं, जो कहानी का मूल संदेश है। एटिकस एक आदर्श पिता और इंसान है, जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। आर्थर बू रेडली बू एक रहस्यमयी और दयालु व्यक्ति है। वह समाज से अलग थलग है, लेकिन बच्चों के प्रति उसकी अच्छाई उसे मॉकिंगबर्ड बनाती है। शुरू में बच्चे उसे डरावना समझते हैं, लेकिन अंत में वह उनकी जान बचाता है। उसका किरदार दिखाता है कि लोग बाहर से जितने दिखते हैं उतने होते नहीं। बू की चुप्पी और एकांत उसे और रहस्य में बनाते हैं, लेकिन उसकी हरकतें, जैसे बच्चों को तोहफे देना और उनकी रक्षा करना, उसके अच्छे दिल को दिखाती है। टॉम रॉबिन्सन टॉम एक ईमानदार और मेहनती अश्वेत व्यक्ति है, जो नस्लवाद का शिकार बनता है। वह एक गरीब मजदूर है, जो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता है। उस पर झूठा आरोप लगता है और समाज उसे दोषी ठहराता है, सिर्फ इसलिए कि वह अश्वेत है। उसकी कहानी उस समय के अश्वेत समुदाय की पीड़ा को दर्शाती है। वह भी एक मॉकिंगबर्ड है, निर्दोष और सताया हुआ। उसकी मृत्यु कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। कैल्पर्निया फिंच परिवार की नौकरानी है, लेकिन वह बच्चों के लिए माँ की तरह है। वह अश्वेत समुदाय से है, लेकिन एटिकस के घर में सम्मान पाती है। वह सख्त लेकिन दयालु है और बच्चों को अनुशासन सिखाती है। वह अश्वेत और श्वेत दुनिया के बीच एक सेतु है, जो दोनों पक्षों को समझती है। उसका किरदार दिखाता है कि प्यार और सम्मान रंग से ऊपर होते हैं। बॉब और मेबेला ईविल बॉब एक क्रूर, नस्लवादी और झूठा व्यक्ति है। वह गरीब है और अपने परिवार को गंदगी में रखता है। वह टॉम को फंसाता है और बाद में एटिकस से बदला लेना चाहता है। मेबेला उसकी बेटी है, जो अपने पिता के डर से झूठ बोलती है। वह अकेली और दुखी है और टॉम के प्रति आकर्षण दिखाती है, जो उसके पिता को गुस्सा दिलाता है। ये दोनों उस समाज के अंधेरे पहलू को दिखाते हैं, गरीबी, अज्ञानता और नफरत। दिल एक छोटा, कल्पनाशील और भावुक लड़का है। वह स्काउट और जिम का दोस्त है और बू रेडली के प्रति उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। उसका अपना परिवार टूटा हुआ है, उसके माता पिता उसकी परवाह नहीं करते। वह मेकॉम में प्यार और दोस्ती ढूंढता है। उसका किरदार बच्चों की मासूमियत और नाजुकता को दिखाता है। मुख्य थीम्स और प्रतीक: नस्लवाद और सामाजिक असमानता। उपन्यास 1930 के दशक के अमेरिकी दक्षिण में नस्लवाद की गहरी जड़ों को उजागर करता है। टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा इस बात का प्रतीक है कि उस समय अश्वेत लोगों को कितना अन्याय सहना पड़ता था। जूरी का फैसला दिखाता है कि सच से ज्यादा रंग मायने रखता था। यह थीम आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि नस्लीय भेदभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। नैतिकता और सहानुभूति। एटिकस बच्चों को सिखाते हैं कि सही और गलत का फैसला करने से पहले दूसरों के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। दूसरे के जूतों में चलना यहाँ का सबसे बड़ा सबक है। बू रेडली और टॉम रॉबिन्सन दोनों ही समाज द्वारा गलत समझे गए पात्र हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें सहानुभूति सिखाती है। मासूमियत का अंत। स्काउट और जिम की कहानी उनके बचपन की मासूमियत से लेकर कठोर वास्तविकता को समझने तक की यात्रा है। वे शुरू में दुनिया को खेल की तरह देखते हैं, लेकिन टॉम की सजा और बॉब का हमला उन्हें बड़ा कर देता है। यह थीम दिखाती है कि बच्चे कैसे समाज की सच्चाई से जुआते हैं। मॉकिंगबर्ड का प्रतीक। मॉकिंगबर्ड निर्दोषता और अच्छाई का प्रतीक है। टॉम और बू दोनों मॉकिंगबर्ड है। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी सताए जाते हैं। एटिकस कहते हैं कि मॉकिंगबर्ड को मारना पाप है, क्योंकि वह सिर्फ खुशी देता है। यह प्रतीक कहानी का मूल संदेश है। न्याय और साहस। एटिकस का टॉम के लिए लड़ना और बू का बच्चों को बचाना साहस के अलग अलग रूप दिखाता है। यह थीम सिखाती है कि सही के लिए खड़े होना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। निष्कर्ष: टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक ऐसी कहानी है जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।
यह न केवल एक बच्चे की नज़र से दुनिया को देखने का अनुभव देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। एथिकस फिंच एक आदर्श पिता और वकील के रूप में उभरते हैं, जो अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। बू रैडली का किरदार हमें सिखाता है कि लोगों को उनकी बाहरी छवि से नहीं आंकना चाहिए। टॉम रॉबिन्सन की कहानी हमें उस अन्याय की याद दिलाती है जो समाज में निर्दोष लोगों के साथ होता है। यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सहानुभूति, समानता और मानवता के मूल्यों की याद दिलाता है। यह सिखाता है कि हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हार्पर ली ने इस किताब के जरिए एक ऐसी कहानी दी जो समय से परे है। यह हर पीए को कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वह नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई हो, नैतिक साहस की बात हो या मासूमियत की रक्षा की। यह उपन्यास हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।